दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया का मतलब जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है, तो राइट आंसर होगा पेट्रोल का जलना। जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे उष्मा के साथ साथ दहन भी बाहर निकलता है, आग भी निकलता है बाहर, जो कि एनर्जी का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो राइट आंसर होगा सफेद। जो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वह श्वेत अर्थात सफेद होता है, लेकिन ध्यान देना है सिल्वर क्लोराइड अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, सूर्य के प्रकाश में, तो इसका रंग क्या होता है, ग्रे हो जाता है। इसका रंग क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो आपको ध्यान देना होगा, श्वसन के तौर पे हम लोग जब ऑक्सीजन ही लेते हैं उसमें 76% नाइट्रोजन और लगभग 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्राएं होती हैं, उसे ही ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब लोहा, आपको पता है लोहा क्या होता है, Fe होता है। और जब लोहा को अगर हवा में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं, तो ये क्या होता है, FeO बनाता है, यानी मुरझा हुआ लोहा फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब इस लोहे को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक का लेप लगाते हैं, जिंक का पेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सफेद होता है। और एक बात और है, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ देते हैं तो इसका रंग ग्रे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। तो राइट आंसर होगा भूरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। आपको बताया गया होगा समीकरण संतुलित करने के लिए तत्व इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रतिकारक और तीर के इधर वाले को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो प्रतिकारक के अणुओं की संख्या और प्रतिफल के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये क्या होंगे, समीकरण संतुलित कहलाएंगे। यहाँ पर गौर करते हैं, पहले वाले की ओर देखते हैं। यहाँ पर Fe फेरिक जो लोहा है 1 है, यहाँ पर भी Fe 1 है, यहाँ पर Cl2 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है संतुलित समीकरण को ज्ञात करना है, तो पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला हमारा होगा। क्योंकि यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक N है और यहाँ पर एक N है, 2 N हो गया, और यहाँ पर भी क्या है, 2 N हमारा मौजूद है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, H 4 गो है, और यहाँ पे भी H क्या है, 4 गो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 से ऑक्सीजन में O में 2 से गुणा किया गया है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑप्शन में ऑक्सीकरण की जगह पे क्या दे सकता है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण ही अभिक्रिया होती है, इसका दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत जम जाती है। तो ये ध्यान देना है, चांदी क्या होता है, अगर चांदी के अंगूठी पहनते हैं या पायल या बिछा पहनते हैं तो क्या होता है कि वो पानी या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो काला हो जाता है। ये बात ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सा गैस भरी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा इधर है, उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। उपचयन का मतलब अभी बताएं,
ऑक्सीजन से है। यानी अगर किसी भी पौधों में या किसी भी थैली में या किसी भी प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसके अंदर नमी आ जाएगा, जिससे कि वह सामान खराब हो जाएगा। इसीलिए उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं, ताकि नाइट्रोजन किसी की तरफ से उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण यानी लोहा, लोहा पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अगर डालते हैं तो क्या होता है, FeCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो यहाँ पर बना है आयरन क्लोराइड, इसी को आप फेरस क्लोराइड भी कहते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 = 2HCl। यहाँ पर H 2 गो है तो यहाँ पर भी H 2 है, यहाँ पे Cl2 2 गो है तो यहाँ पे भी Cl2 2 गो है। तो ये क्या है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किए। ये तत्व हैं, ये भी क्या है, तत्व हैं, लेकिन ये क्या बन के निर्माण हुआ, ये बने यौगिक। यानी दो तत्वों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, संयोजन, यानी जुड़ के बनाया गया है। तो ये एक हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी संयोग किया गया है, दो तत्वों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण हुआ है, तो यह है संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर + H2O जल बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो गौर करते हैं। यहां पर क्या होता है समझिएगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का मेल है, लेकिन जैसे इसके साथ हाइड्रोजन मिलाते हैं कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, बाहर हट गया है और जाकर इसके साथ मिलकर पानी निर्माण कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को ही हम लोग कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, अवकरण। उसी प्रकार यहाँ पे उपचयन है यानी ऑक्सीकरण। तो गौर कीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, अवकरण हुआ है। अवकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। चलिए, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर O2 है, लेकिन यहाँ पर केवल O है, तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर H2 है और यहाँ पे Cl2 है, तो ये भी गलती है, इसका सही होगा 2HCl होना चाहिए था, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। अगला है हमारा Fe यहाँ पर है और यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ पर केवल Cl है, तो ये भी गलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Zn यहाँ पर है तो Zn यहाँ पर भी है, यहाँ पर SO4 है तो यहाँ पर भी SO4 है, और H2 2 गो यहाँ पे है तो H2 2 गो यहाँ पर भी है। एक बात और है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या है, विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। समीकरण तो दे दिया गया संतुलित है, लेकिन ये विस्थापन अभिक्रिया है। देखिएगा, Zn पहले अकेले था और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो एक साथ था, लेकिन क्या करता है, Zn SO4 के साथ अभिक्रिया करता है और H2 को क्या करता है, बाहर कर देता है। तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समीकरण 2Cu + O2 = 2Cu + O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो गौर कीजिएगा, यहां पर क्या ऑक्सीजन था, नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या यहाँ पर ऑक्सीजन बन चुका है, बन चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले कॉपर में कोई भी तरह से ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर दिया, अपने आप को ऑक्सीकृत कर दिया है। तो ये राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन यदि अगर ऑप्शन में ऑक्सीकरण नहीं देता है तो वहां पे क्या देगा, उपचयन अभिक्रिया देगा, उपचयन अभिक्रिया, ये ध्यान देना है। और उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और इसी के विपरीत अगर अपचयन की बात करेंगे, अगर अपचयन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन।
क्योंकि बाबू दूध से दही बनना, क्योंकि दही खट्टा हो जाता है और आपको रसायन में ही पढ़ना होता है अम्ल, क्षार और भस्म के बारे में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो भी तीर के निशान के इधर की ओर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो तीर के निशान के इधर की ओर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्रतिफल, जो कि बनने के बाद प्राप्त होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और बनने के बाद जो बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता Zn होता है, सबको पता होना चाहिए, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, जैसे अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन यानी H2। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। गौर कीजिएगा, सब्जियों को जब हम लोग अगर विघटित करते हैं या साथ ही साथ कुछ कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं तो उससे क्या निकलता है? उससे ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे गोबर गैस को अगर लेंगे, गाय के गोबर से भी क्या करता है, गोबर गैस की प्राप्ति करते हैं, और उससे भी क्या होता है, भोजन बनाया जाता है। तो वो भी ऊष्मा का क्षेप होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उससे गैसेज बाहर निकलती हैं जिसका हम लोग ऊष्मा के रूप में यूज करते हैं। तो ये एक मैक्सिमम एक एग्जाम्पल हो सकता है गोबर गैस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताया गया है, देखिए जो समीकरण दिया गया है यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे गौर करते हैं। यहाँ पे Al जो एल्युमिनियम था अकेले था, और यहाँ पर FeO3 Fe2O3 एक साथ थी। लेकिन जैसे ये प्रतिकारक प्रतिफल का निर्माण किया है, यहाँ पर क्या हुआ है कि Al के साथ O3 आ गया है और Fe को क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया है। यानी क्या होता है कि ये वाला यहाँ पर और ये वाला इसके साथ अभिक्रिया करता है, और Fe को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर दिए। तो ये राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या करता है, ये पार्टनर को विस्थापित कर देता है। ये एल्युमिनियम गया और यहाँ पर जाकर लोहा को अलग कर दिया और ऑक्सीजन के साथ संबंध बना लिया। तो इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर एक जो ग्रुप में जो यौगिक होते हैं वह टूट के अलग हो जाते हैं, और जो तत्व होता है जाकर उस यौगिक के एक पार्ट से अभिक्रिया कर लेता है। इसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया होती है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब होता है कोई बड़ा टुकड़ा टूट के कोई छोटा छोटा तत्व बन जाना, कोई छोटा छोटा तत्व या यौगिक बन जाना। जैसे यहाँ पर पहला नहीं होगा क्योंकि ये जुट रहा है, और यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर कहाँ टूट नहीं रहा है, ये बल्कि सेम टू सेम लिख दिया गया है, इसको टूटना चाहिए था। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। ये जो है KClO3, तो ये टूट गया है। KCl और O2 में क्या हुआ है, टूट गया, अलग अलग टूट गया है। तो ये क्या अपघटन हुआ, यानी बहुत बड़ा तत्व को क्या कर देगा, दो टूटे छोटे छोटे तत्वों में तोड़ दिया गया है। ये तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राइट आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2। ये धोवन सोडा होता है, धोने वाला क्या होता है, सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है जिससे हम लोग कपड़ा वपड़ा फीसते हैं। तो राइट आंसर फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा NO2 तथा N2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया है, इसका मतलब O आया है। तो राइट आंसर क्या हो, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं CuO होता और कुछ और लाते और इससे Cu बाहर हो जाता, ऑक्सीजन बाहर होता, तो यहाँ पे क्या होता, अवकरण अभिक्रिया होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया है, यानी इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी उसके साथ ऑक्सीजन का मेल हो गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, तो विद्युत संयोजी में रहेगा, जहां पर विद्युत का यूज होता है वहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसी से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, तो विद्युत वाले चीजों में ही देखा जाता है, तो राइट आंसर होगा विद्युत संयोजी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर प्लस H2 बनता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, लेकिन क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है, नहीं है। इसका मतलब कि इसका क्या हुआ, अवकरण हुआ है। अवकरण का ही दूसरा नाम क्या है, अपचयन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा, अपचयन। हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन उससे दूर होता है, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अवकरण अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो बच्चे गौर करना, रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, ये ऑक्सीकरण है, इसमें O लगा है, ऑक्सीकरण है, और ये क्या है, अवकरण है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, लेकिन दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, जो कि दोनों साथ साथ हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। पहला अगर बात करेंगे तो पहला विघटन अभिक्रिया में आएगा। दूसरा अगर बात करेंगे ऑप्शन जो है वह संयोग अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया में आएगा, और तीसरा भी क्या आएगा, विघटन अभिक्रिया में आएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो केवल रेडॉक्स अभिक्रिया में ही आएगा, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीकरण हुआ है और एक तरफ अवकरण है, जो कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन यानी कोई बड़ा चीज टूट के छोटा छोटा बनेगा, तो पहला बड़ा है टूट के छोटा छोटा बना है, सही है। दूसरा भी बड़ा है टूट के बना है, लेकिन यहाँ पर जुट के अलग हो गया है, ये तो छोटा प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा बन गया है, यानी तत्व मिलकर एक यौगिक बन गया है, यानी ये अभिक्रिया तो योगशील अभिक्रिया है। लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये क्या है, योगशील अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जो ठोस के रूप में पेंदी में बैठ जाए। अगर मान लो कोई जार में कुछ घोल रहे हैं, तो घोलने के बाद जो नीचे बच गया वही तो अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप मतलब अविलय, जो नहीं घुला है, तो राइट हम बोल सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अविलय होता है, जो बच जाता है, जो पेंदी में आकर रुक जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब कहने का मतलब कैसे, यहां पर Fe अकेले है, लेकिन गौर करना Fe जाकर SO4 के साथ संबंध बना लेगा और Cu को कहेगा तुम अलग हो जाओ। यही होता है विस्थापन अभिक्रिया, अकेले रहेगा लेकिन जाकर इस जोड़ा को भाड़ देगा, यानी Fe अकेले था, गया धीरे से SO4 के साथ संबंध बना लिया और कहा Cu तुम अकेले निकल जाओ, और इसको अलग कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो अलग बना रहा है, यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विव विस्थापन है। अब वो था विस्थापन, ये है द्विव विस्थापन। अब यहाँ द्विव विस्थापन समझते हैं, जैसे कि क्या होता है, AB हो गया और मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया हमारा CD हो गया। तो जब अभिक्रिया का जब बनाएंगे तो बनेगा AD प्लस BC, यानी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये अपने स्थान को परिवर्तन कर लिए दोनों, इसी को कहते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए क्या कर रहा है, Ag है और यहाँ पर NO3 है और यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है। तो देखिएगा Ag जो है Cl के साथ चला गया है, Ag किसके साथ चला गया है, Ag Cl के साथ चला गया है। उसी प्रकार NO3 किसके साथ चला गया है, NO3 किसके साथ चला गया है, Na के साथ चला गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर AgCl है और यहाँ पर Ag है और यहाँ पर Cl है। उसी प्रकार
Na यहाँ पर है और Na यहाँ पर है, NO3 यहाँ पर है और NO3 यहाँ पर है। तो ये कैसा विस्थापन, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी हमने देखा कि AB हो गया प्लस CD हो गया, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो A अपने पास रहेगा और यहाँ से D को बुला लेगा या C को बुला लेगा, किसी को बुला लेगा, एक को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, यानी एक दूसरे का स्थान चेंज कर लेते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो एग्जाम में हमेशा पूछ देता है। इस पर ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान देना है। यहां पर क्या होता है कि Fe लोहा, जब जल का क्या होता है, जब जल में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये Fe3O4 बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4 बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, यानी तत्व के यहाँ के प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तीर के इधर के प्रतिकारक और प्रतिफल क्या होने चाहिए, बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। पीबी यहाँ पर क्या है, एगो है, तो पीबी यहाँ पर एगो है। यहाँ पर एन के गो है, एन दो गो है, तो एन यहाँ पर के गो है। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित का मतलब जो जिसके तत्व और यौगिक दोनों तरफ बराबर ना हो, यानी प्रतिकारक और प्रतिफल बराबर ना हो। यहां पर देखते हैं पहला वाला H2Cl2, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर H दो गो है और यहाँ पर भी H क्या है, दो गो है। यहाँ पर Cl2 के गो है, दो गो है, यहाँ पर भी Cl2 क्या है, दो गो है, क्योंकि दो से आगे गुणा किया है तो Cl2 भी क्या हो गया, दो गो हो गया। क्लोरीन दो गो हो गया, हाइड्रोजन भी दो गो हो गया। उसी प्रकार ये भी बराबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है बराबर नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, यहाँ पर पीबी क्या है, एक है, और यहाँ पर पीबी एक है। यहाँ पर एन क्या है, एनओ क्या है बाबू, 6 है, 3 से गुणा करेंगे, 3 में 2 से तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस 2 है, तो ये गलत है, यानी संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन में दिया है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस CD, अभिक्रिया का नाम क्या है। इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, यही वाला क्या होता है कि AB जाकर D के साथ संबंध बना लेगा और B जाकर C के साथ संबंध बना लेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो गौर कीजिएगा, श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं, सब सांस छोड़ते हैं, तो उससे हमारा उष्मा निकलता है बाहर, तो उसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी, और जहां उष्मा का शोषण होगा उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। लेकिन हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें उष्मा का क्षय होता है, बाहर निकलता है उष्मा, तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी। ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। तो बूझा हुआ चूना का राइट आंसर क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। आपको बताए थे CaO और प्लस H2O जब मिलाते हैं कॉपर ऑक्साइड को, जब जल से विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, और सूखा चूना का क्या होगा, तो कॉपर ऑक्साइड होगा, CaO होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कास्ट जो भी सब्जियां होते हैं जिनको हम लोग कंपोस्ट करते हैं, उससे उसमें बाहर निकलता है, राइट आंसर क्या होगा, उष्मा क्षेपी। अभी हम बताए हैं गोबर गैस से क्या करते हैं, उष्मा बाहर निकलता है, जिससे खाना भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट हरा होता है। ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर प्लस पानी का निर्माण करती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर है क्या, यानी हाइड्रोजन आया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की जैसे वृद्धि हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला गया। तो राइट आंसर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया।
अपचयन या अवकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं होती हैं जहां ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, हटा है कि नहीं हटा है, लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन ध्यान दीजिएगा, उपचयन में O आ जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थित रहेगी, लेकिन वही अपचयन में क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, O2 उपचयन। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कोयला। राइट आंसर होगा कोयला। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। गौर कीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जिससे क्या होता है, जब सोडियम और प्लस Cl बनता है तो क्या बनता है, NaCl, यानी एक लवण होता है। और लवण के दौरान क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं, ना तो अम्लीय होते ना क्षारीय होते, इनका स्वाद अलग होता है, उदासीन ही होते। जैसे नमक क्या होता है, नमकीन होता है, ना तो खट्टा होता है ना कड़वा होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर होगा समीकरणों के द्वारा। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि NaCl, Na प्लस Cl बराबर NaCl, तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण बनाया गया है तो ये समीकरण ही तो बनाया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, समीकरण के द्वारा। अगला है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा योग बनता है। अभी बताया गया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जलीय विलयन यानी यहां पर AQ के द्वारा दर्शाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। सॉलिड क्या होता है, जो ठोस होगा उसको S के द्वारा, जो लिक्विड होगा उसको L के द्वारा, और जो गैस होगा उसको G के द्वारा दर्शाया जाता है, यह समीकरण में बताया जाता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जब पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, 6C6H12O6, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसके साथ साथ 6O2 बनता है और 6H2O भी बनता है। तो ये क्या होता है, जल भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये ध्यान देना, ये कैसी अभिक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर अवकरण भी हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑक्सीकरण हो गया, इसी को उपचयन कहते हैं। और यहाँ पर अवकरण जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है और हाइड्रोजन होता है, उसे ही अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोनों साथ साथ हो। देखिएगा प्लस बीच में लगाया गया है, साथ साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान या समीकरण होता है। प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। आपको बताए थे समीकरण एक तरफ प्रतिकारक होते हैं और दूसरी तरफ प्रतिफल होते हैं। तो प्रतिकारक के तरफ परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होगा, संतुलित कहलाएगा। अब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित, अगर बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर रहेगा तो संतुलित हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण का मतलब ही क्या होता है, जहां ऑक्सीजन हो। तो राइट आंसर क्या होगा, O2। अगला क्वेश्चन है हमारा, कली चूना पर
जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना आपको पता होना चाहिए, कली चूना यानी जो कली चूना होता है CaO अब प्लस इसके ऊपर हम लोग H2O डालते हैं तो क्या होता है कि CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो ये क्या होता है, उष्मा क्या निकलता है, उष्मा छेपी होती है, इससे उष्मा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो राइट आंसर होगा चमकीला उजला। जब जलाते हैं तो क्या होता है, इससे उजला प्रकाश बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में उष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होती है जिससे उष्मा बाहर निकलता है, ये ध्यान देना है। तो राइट आंसर होगा जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बाहर निकलेगा तो भी तो उष्मा के रूप में बाहर निकलेगा, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया जहां उष्मा बाहर निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर गर्म होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, वातावरण में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वातावरण उतना ही क्या होता है, गर्म होता है। और इसी की देन है कि आज ओजोन परत में छेद हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया बताता है, एकल विस्थापन। तो राइट आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस Al इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको अभी बताया गया था, देखिएगा यहाँ पर Al अकेले है और यहाँ पर दोनों जोड़ा में है। तो Al क्या काम करेगा, जाके O2 को साथ ले लेगा और Fe कहेगा तुम बाहर निकल जाओ, यानी अकेले था लेकिन जाकर संबंध बना लिया, इसको कहते हैं विस्थापन। जाकर एक धातु को विस्थापित कर दिया। एल्युमिनियम गया और यहाँ लोहा कहा कि तुम हट जाओ, यानी लोहा के साथ संबंध, ये जाकर ऑक्सीजन के साथ संबंध बना लेता है और लोहे को बाहर कर देता है, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। गौर कीजिएगा यहां पर वही अभिक्रिया हो रहा है, AB प्लस BCD, AB प्लस CD। तो कैसे होता है, A हो जाएगा, C हो जाएगा प्लस B और D हो जाएगा, यानी अपना स्थान परस्पर क्या करते हैं, बदलते हैं, ये परस्पर बदलते हैं। तो गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर Na2 यहाँ पर है, अब क्या होता है Na2SO4 है, यहाँ पर Na2SO4 है, Na किसके साथ चला जा रहा है, Cl के साथ चला गया, देखिए गया है कि नहीं गया। उसी प्रकार से B है SO4 के साथ चला गया है, तो यहाँ पर देखा गया है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, दोनों परस्पर स्थान बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का आदान प्रदान का मतलब वही हो गया AB प्लस CD। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC प्लस BD। तो ये अपना स्थान बदल रहे कि नहीं बदल रहे, बदल रहे हैं। तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, H2S प्लस I2 इक्वल टू 2HI प्लस S में कौन उपचयन है। तो राइट आंसर क्या होगा, I2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है। कॉपर प्लस O2, यानी देखना कॉपर है, चुपचाप यहाँ पर ऑक्सीजन गया, मिल गया, तो इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अगर ये CuO होता, इसको ऑक्सीजन बाहर कर देते और Cu खाली बचता तो ये अवकरण होता, लेकिन यहाँ पर अकेले था, लेकिन जैसे O मिल गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवकरण गुण प्रदर्शित करता है। अवकरण, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वही अवकरण होगा। पहला में ऑक्सीकरण है तो ये अवकरण का एग्जाम्पल नहीं होगा। इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा, इसमें है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर C में क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, जिसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, अवकरण। अवकरण को क्या कहते हैं, अवकरण का ही दूसरा नाम क्या है, क्या बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन।
अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। उपचयन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बताइए ऑक्सीकरण का योग होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का कमी होगा और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। ये सभी चीजें आएंगी, ऑप्शन नंबर डी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।